हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10th का आप लोग का सामाजिक विज्ञान का यानी कि सोशल साइंस का जो है वो आप लोग का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं, फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जो देखिएगा। और ये पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख चुके हैं, आप लोग को बता दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर की भी आप लोग का दिया हुआ है साथ में। अब बात करें कि अति लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन की बात करें तो 31 नंबर आप लोग का सवाल है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ राष्ट्रवाद से हम लोग जो है वह राष्ट्रवाद वह भावना होता है जो लोगों का एक समूह को इतिहास, परंपरा, भाषा या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकत्रित करती है। यानी कि राष्ट्रवाद ऐसा लोगों का समूह है जो परंपरा, भाषा, जाति और जातिवाद संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकत्रित करता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। तो साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था वह इसलिए गठन किया गया था कि साइमन का गठन भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने और भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए किया गया था। इतना लिख दीजिएगा, आप 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण दे। तो मानव निर्मित के 5 उदाहरण आप देख सकते हैं। आप हो गया प्लास्टिक लिख सकते हैं, कागज़ लिख सकते हैं, सोडा लिख सकते हैं, सीड धातु लिख सकते हैं, रबर लिख सकते हैं, पीतल लिख सकते हैं, वाहन, पुल, सड़क, मशीनें। इनमें से आप लोग को 5 को मानव निर्मित लिखना है। आप चुन लीजिए, जो लिखना है आप लोग लिख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता जो है आप लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए, वन्य जीवन और कृषि फसलों में जो इतनी विविधता पाए जाते हैं, यानी कि वन्य जीवन और कृषि फसलों में जो विविधता होती है, विभिन्नता होती है, उसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं। अब देखिए, सामुदायिक सरकार या सामुदायिक सरकार से आप क्या समझते हैं। सामुदायिक सरकार देख सकते हैं, सामुदायिक सरकार ऐसी सरकार को कहते हैं, ऐसी सरकार होता है जो जिसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। जिसका चुनाव क्या, एक भाषा के लोग। जैसे जहाँ हो जाता बेल्जियम में रहने वाले डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शहरीकरण किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। शहरीकरण जो है आपका 36 नंबर में, शहरीकरण का मतलब यानी कि अर्थ होता है जब किसी देश की आबादी, यानी कि देश की आबादी बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ते हैं और लोग शहरों में रहने के लिए जमा होते हैं, यानी कि लोग शहरों की ओर जाते हैं, पलायन करते हैं रहने के लिए, उसी को हम लोग शहरीकरण कहते हैं। अगला है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। 37 नंबर की बात करें तो 37 नंबर में देख सकते हैं प्रति व्यक्ति आय जो है। देखिए, प्रति व्यक्ति का जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं, उस राशि को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी कि कुल जनसंख्या जो है, देश की कुल जनसंख्या को हम लोग कुल राष्ट्रीय आय से भाग करते हैं, राष्ट्रीय आय से भाग करते हैं। यहाँ प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय जो है उसी को कहते हैं कुल जनसंख्या, कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगला है, बाज़ार का क्या अर्थ है। तो 38 नंबर, बाज़ार का अर्थ जो होता है आप लोग पता होंगे। बाज़ार का अर्थ होता है, इस प्रकार लिखिएगा, जहाँ खरीद बिक्री होती है। बाज़ार का मतलब जहाँ वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं मतलब कुछ भी खिलौने का सामान हो गया, कुछ सामान हो गया, जैसे गाड़ी हो गया, कुछ भी आप लोग का जो घर में लगता है, और सेवाएं जैसे दवा, हॉस्पिटल
उस प्रकार का सेवा जो है क्रय विक्रय होता है, उसी को हम लोग बाजार का अर्थ या मतलब होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हम लोग का है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में 39 नंबर में है कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का वर्णन करिए। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव देख सकते हैं, ऐसे लिखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध ने कृषि अर्थव्यवस्था का कई तरह प्रभाव डाले थे, फिर डैश दे दीजिएगा। पहला 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है तो 3 को पॉइंट लिखिएगा। अगर हिस्ट्री में 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है तो 5 नंबर कोशिश करिएगा 5 पॉइंट लिखने का। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, युद्ध के कारण कृषि और खाद्य वितरण का दबाव पड़ा। यानी युद्ध में क्या होता है, कृषि यानी कि खेती नहीं होता है और खाद्य वितरण यहाँ रखते हैं, उसका प्रभाव हुआ था। वहाँ मतलब संतुलित उतना नहीं रख सका था, पूरा भंडारण नहीं कर सका। दूसरा लिख सकते हैं नौसैनिक नाकेबंदी की वजह से खाद्य आयात में कमी, यानी कि जहाँ से दूसरे देशों से आयात जो है उसमें कमी आई। और दूसरा है युद्ध के कारण लोग और घोड़े खेती के काम से दूर रहे, यानी कि युद्ध में जो लोग लगा हुआ और घोड़े जो लगा हुए थे तो खेती जो है उत्पादन कम होने लगा। अगला है कि कृषि उत्पादन में कमी के कारण कीमतें बढ़ गई, यानी कि कृषि उत्पादन, युद्ध होगा तो कृषि उत्पादन कम होगा तो कीमतें जो है वह बढ़ जाएगी और जमाखोरी बढ़ी। 5वां पॉइंट लिख सकते हैं, सरकार ने मुख्य खाद्य पदार्थों पर मूल्य नियंत्रण लगाया। इनमें से 3 पॉइंट आप लिख दीजिएगा तो आपका भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला है 40 नंबर, मुद्रण इतिहास में गुटेनबर्ग प्रेस की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो 40 देख सकते हैं कि मुद्रण इतिहास में गुटेनबर्ग प्रेस की भूमिका इस प्रकार रही। पहला लिख सकते हैं, गुटेनबर्ग प्रेस ने मुद्रण में क्रांति ला दी थी। गुटेनबर्ग प्रेस जो है मुद्रण में क्रांति ला दी थी, मतलब बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ था। अगला कि गुटेनबर्ग प्रेस ने पुस्तकों, समाचार पत्रों, पैम्पलेट वगैरह जैसे बड़े पैमाने पर उत्पादन को सक्षम बनाया या किया। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, गुटेनबर्ग प्रेस ने छपाई की परंपरागत विधियों को ख़त्म कर दिया। अगला है गुटेनबर्ग प्रेस ने मुद्रित सामग्री के लगातार गुणवत्ता उत्पादन को सक्षम किया। 40 नंबर हो गया। और अगला देखते हैं, अगला है वन संरक्षण के उपाय का वर्णन करें। 41 नंबर, इसमें 3 नंबर मिलता है। 3 नंबर में आप 3 पॉइंट को लिखेंगे। 41 नंबर देख सकते हैं, वन संरक्षण के लिए ये उपाय किए जा सकते हैं, फिर डैश लिख दीजिएगा। पहला, वनों की कटाई पर रोक लगाना और वृक्षारोपण करना, वनों को कटाई से रोकना और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष की उगाई, पौधा लगाना। अगला है वृक्षों को आग लगाने से बचाने के लिए निरीक्षण गृह और अग्नि रक्षा पथ बनाना चाहिए। तीसरा लिख सकते हैं, वनों को रोगों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। चौथा लिख सकते हैं, वनों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए या वनों के संरक्षण के लिए सुरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना चाहिए। अगला नंबर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आप लोग का है कि मोटे अनाज का तात्पर्य क्या है। तो मोटे अनाज का तात्पर्य है, मोटा अनाज मतलब खराब अनाज कह सकते हैं, या मोटे अनाज या मिलेट्स को हम लोग गरीबों का अनाज, या मोटे अनाज का मतलब खराब अनाज होता है, मोटा लगा देना यानी कि वह खराब अनाज कहा जाता है, खराब अनाज भी कहा जाता है। और ये अनाज प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर होते हैं। और ये जो है मोटा अनाज जो है वह प्रोटीन, विटामिन और खनिज जो है बहुत प्रकार का वह उसमें होता है। और मोटे अनाज के बारे में कुछ बातें और लिख दीजिएगा, इसमें से 2-3 पॉइंट लिख दीजिएगा। पहला पॉइंट लिख दीजिएगा, मोटे अनाज को अंग्रेजी में मिलेट कहते हैं। दूसरा, ये अनाज छोटे आकार के बीज वाले घासें होती है। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, काकून, चीना, साव, कोदो वगैरह शामिल है, मतलब इसका उदाहरण है, ये सब लिख सकते हैं। अगला है, इनमें आहार फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। अगला
हम लिख सकते हैं मोटे अनाजों को कम पानी या कम उपजाऊ ज़मीन में उगाया जाता है। मोटे अनाज को क्या कम पानी दिया जाता है और कम उपजाऊ दिया जाता है, तब इसी कारण से खराब होता है अनाज। आप लोग का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब हम लोग 42 नंबर तक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आप लोग का पूरा हो गया। अब 43 नंबर की बात करते हैं। 43 नंबर की बात करें, 43 नंबर है लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। तो लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता की ज़रूरी है क्योंकि इससे कई फ़ायदे होते हैं। 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएगा। पहला लिख सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी से सत्ता की केंद्रीकरण नहीं होता है और एक ही व्यक्ति या समूह के पास अत्यधिक शक्ति नहीं होती है। दूसरा लिख सकते हैं इसके विभिन्न समुदायों और समूहों को सत्ता में भागीदारी मिलती है और उनकी आवाज़ और हितों का प्रतिनिधित्व होता है। तीसरा लिख सकते हैं इससे समाज में संतुलन और न्याय की स्थापना होती है और शांति और स्थिरता बनी रहती है। अगला लिख सकते हैं जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या है। तो चलिए देखते हैं जातिवाद के दुष्प्रभाव। जातिवाद के दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम। पहला पॉइंट में लिख सकते हैं जातिवाद से सामाजिक एकता कमज़ोर होता है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं जातिवाद से सामाजिक संगठन में क्षति पहुंचता है। तीसरा लिख सकते हैं अयोग्य व्यक्तियों का चयन और जातिवाद से भ्रष्टाचार का प्रोत्साहन होता है। इतना लिख दीजिए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला है कि चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। तो चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, फिर डैश दे दीजिएगा। हम जो बात बोले अभी वो लिख दीजिएगा और पहला पॉइंट डाल दीजिएगा कि यह सुनिश्चित करता है कि नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो या जनमत संग्रह आयोजित किए जाएं। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं संविधान के अनुसार चुनाव और जनमत संग्रह का आयोजन, संचालन, पर्यवेक्षण करना चाहिए। और तीसरा लिख सकते हैं संविधान के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों में सीमांकन करना चाहिए। चुनाव से संबंधित मतदाता शैक्षणिक कार्य तैयार करना और उन्हें लागू करना। ये इन सब बात 3 पॉइंट कुछ में से लिख लीजिएगा, आपका काम पूरा हो जाएगा। अगला 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरनेट से क्या लाभ हो रहा है। तो इंटरनेट से क्या लाभ हो रहा है चलिए देखते हैं। तो इंटरनेट से कई तरह के फ़ायदे होते हैं, जैसे कि इसमें भी 3 पॉइंट देख लीजिए, 3 पॉइंट दे दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट होगा। पहला, इंटरनेट से सूचनाओं, समाचारों और अनुसंधान सामग्री की जानकारी मिलती है। दूसरा लिख सकते हैं इंटरनेट से हम दूर दूर के लोगों में संपर्क कर सकते हैं फ़ोन के माध्यम से। समाचार पत्रों यानी कि पत्रों, सूचनाओं, मैप से हम लोग जगह के बारे में जान सकते हैं। अथवा और क्या क्या होता है देख सकते हैं। इंटरनेट से हम ऑनलाइन कक्षाएं, आप लोग लेक्चर देख सकते हैं, मुख्य पाठ्यक्रम, वीडियो सामग्री के जरिए शिक्षा हासिल कर सकते हैं। चौथा है इंटरनेट से हम ऑनलाइन ख़रीदारी कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट से जो भी मंगाते हैं वो ऑनलाइन ख़रीदारी के अंतर्गत ही आता है। और वित्तीय लेन देन करते हैं, यानी कि फ़ोन पे सब चलता है ना, बैंक से अभी देख रहे हैं पेटीएम, सब उस प्रकार का वित्तीय लेन देन आप कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। और लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर की देखते हैं जो 5 मार्क्स का पूछा जाता है आप लोग को। तो चलिए देखते हैं 47 नंबर की बात करते हैं। 47 नंबर आप लोग का देख लीजिए। जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो चलिए जर्मनी एकीकरण, तो देख सकते हैं इसमें भी जर्मन एकीकरण का निम्नलिखित वर्णन निम्नलिखित है, फिर डैश दे दीजिएगा, फिर 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएगा। पहला पॉइंट लिख सकते हैं जर्मन संघ के उत्तरवादी मध्य वर्ग 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद मिले और इनका उद्देश्य था जर्मनी को एक राष्ट्र बनाना, लेकिन उसकी योजना असफल होगी। दूसरा लिख सकते हैं इस योजना को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। तीसरा, प्रशा के प्रमुख
मंत्री जो थे ओटो वन बिस्मार्क ने जर्मन संघ के एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। चौथा लिख सकते हैं 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्ध में प्रसा की जीत हुई, एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। पांचवा लिख सकते हैं जनवरी 1871 में वर्षा में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। यह आप लिख दीजिएगा, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला 48 है 1920 में महात्मा गांधी शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के महत्व और प्रभाव का विश्लेषण करें। तो चलिए देखते हैं। 48 नंबर तो इस प्रकार लिख सकते हैं, असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके। पहला, गांधी जी असहयोग आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करना चाहते थे और उनका विचार था कि सर्वोत्तम सरकार द्वारा की गई पदवियों को लौटा दिया जाए और इसके बाद सरकारी नौकरी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया जाए। दूसरा में लिख सकते हैं असहयोग आंदोलन का, ये एक ही पॉइंट एक ही लाइन में इतना फुल स्टॉप लगा के लिख सकते हैं, गांधी जी योजनाबद्ध तरीक़ों का करना चाहते थे। दूसरा लाइन में इतना लिखते हैं असहयोग आंदोलन प्रारंभ के माध्यम से हिस्सेदारी आरंभ हुआ। इतना भी लिख के चल जाएगा, 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। तो आप लोग को बता देते हैं कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ जो है वह शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से प्रारंभ हुआ था और विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया और शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया, वकीलों से मुकदमा लड़ने बंद कर दिया और मद्रास के अतिरिक्त प्रिय सभी प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। इसके बाद विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पैकेटिंग की गई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। अगला, व्यापार ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया और जो है वह देश में खादी का प्रचलन और उत्पादन बढ़ा। अगला, ग्रामीण इलाकों में ज़मींदारों को नायदोबी सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों से नायदोबी बंद का फैसला किया। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है बहुउद्देश्य परियोजना की भूमिका को देश के विकास के संदर्भ में समझाइए और दामोदर वैली जो कॉरपोरेशन को उदाहरण देकर विभिन्न घटकों और लाभों का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर में इस प्रकार लिख सकते हैं कि भारत के कृषि उद्योगों के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और जल विद्युत के विकास के लिए की योजनाएं बनाए। प्रवाहित जल की क्षमता का आकलन कर उसके सहयोग से एक ही साथ अनेक उद्देश्य पूर्ति हुई विस्तृत योजना का प्रारूप तैयार किया। जिन नदी घाटी परियोजना से एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति होते हैं उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। फिर यहाँ को छोड़ दीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा पहला पॉइंट, बाढ़ नियंत्रण या मृदा संरक्षण। नदी घाटी परियोजना से पहले वर्षा काल में बाढ़ों का आना एक सामान्य बात थी, जिसके अपार धन की हानि होती थी, अनमोल मिट्टी बह जाती थी और जो है मिट्टी पर कृषि विकास निर्भर करता था। और ज्वलित समस्या के निदान के लिए नदियों पर गांव बनाकर प्रवाह की तीव्रता को नियंत्रित कर नदी घाटियों ने मृदा संरक्षण करने में सफलता प्राप्त कर ली है। अगला, सिंचाई की सुविधा का विस्तार। नदियां पर बांधों के पीछे बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण किया गया। इनमें वर्षा का पानी एकत्रित हो जाता और शुष्क ऋतु में जब पानी की सिंचाई होती थी तब इस पानी का सदुपयोग नहरों द्वारा सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से कृषि का विस्तार हुआ, कृषि उत्पादकता कई गुणों बढ़ गई और एक खेत में वर्षा में 2-3 फसलें ली जाने लगी। अगला है जल विद्युत का निर्माण। जल से विद्युत का हम लोग निर्माण करते हैं। बांधों के बन जाने से प्रवाहित जल को सिंचाई से गिराया जाता है, जिसकी मदद से जल विद्युत का निर्माण होता है। यह ऊर्जा स्वच्छ, साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, संघीय सरकार की मुख्य विशेषता क्या है। 50 नंबर। तो चलिए 50 नंबर का आंसर देख लेते हैं। तो इस प्रकार आप
देखिए, संघ व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता, पहला पॉइंट लिख सकते हैं, यही व्यवस्था को सरकार भी कर सकते हैं, यही अगर सरकार रहेगा वही भी ये पॉइंट लिख दे, और अगर व्यवस्था रहेगा तो फिर भी एक ही आंसर आप लोग लिख सकते हैं। पहला पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरा लिख सकते हैं, अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है और पर कानून कर वसूलने प्रशासन को उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, विभिन्न स्तरों में सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार से हर स्तर के अस्तित्व और अधिकार की गारंटी सुरक्षित देता है। अगला लिख सकते हैं, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, ऐसे बदलाव दोनों स्तर के सरकार की सहमति हो सकती है। पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं, अदालतों को संविधान विभिन्न स्तर की सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकार के बीच अधिकारों की विवाद की स्थिति सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका और कार्यों की चर्चा कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। राजनीतिक दल का परिभाषा देख लीजिए, ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक जैसे विचार रखते हैं, जो देश की विभिन्न समस्याओं को एकमत होते हैं, उसे राजनीतिक दल का नाम दिया जाता है। भूमिका और कार्य लिख सकते हैं, अपना विशेष महत्व होता है, उनके महत्वपूर्ण कार्य लिख सकते हैं। पहला को लिख सकते हैं, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवार को अधिक से अधिक मत या वोटों जिताने का प्रयत्न करते हैं। दूसरा लिख सकते हैं पॉइंट, राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं, उनका समर्थन हासिल करते हैं और करने का प्रयत्न करते हैं। तीसरा है, राजनीतिक पार्टियां देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चौथा लिख सकते हैं, लोकतंत्र में प्रत्येक दल सरकार बनाने का प्रयत्न करता है। चुनाव जीतने पर बहुमत दल सरकार बनाता है और अपनी नीतियों के अनुसार सरकार को चलाता है। दूसरे दल विरोधी दल के रूप में भूमिका निभाते हैं। पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं, लोकतंत्र में राजनीतिक दल प्रचार के विभिन्न साधनों द्वारा जनता में जागृति पैदा करती है और सही जनमत बनाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। और राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षा भी देते हैं। इतना पॉइंट लिख लीजिएगा तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की जो कि लास्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, भारत में पाए जाने विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत विवरण दे। तो भारत में कई प्रकार की सड़कें पाई जाती है, इसका विस्तृत विवरण देख लीजिए यहाँ पे। तो इस प्रकार ऊपर में लिख दीजिएगा, आपको बता दे रहे हैं भारत में कई प्रकार के सड़कें पाए जाते हैं जो निम्नलिखित है। फिर लिख दीजिएगा पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर इसमें कुछ लिख दीजिएगा, पहला राष्ट्रमार्ग लिख दीजिएगा, फिर डैश देखिए लिखिएगा। जैसा कि नाम से प्रसिद्ध रहा है, राष्ट्रमार्ग पूरे देश के महत्वपूर्ण स्थानों को आपस में जोड़ने का काम करता है। दूसरा लिख सकते हैं द्रुत मार्ग या एक्सप्रेसवे मार्ग, जो एक्सप्रेस में होता है वह राजमार्ग जिन पर चलने वाले वाहनों की प्रवेश और निकास को नियंत्रण रखा जाता है, एक्सप्रेसवे मार्ग कहते हैं। तीसरा लिख सकते हैं राज्य मार्ग, जो सड़कें किसी राज्य के महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों को आपस में जोड़ती है, साथ ही उन्हें राजमार्गों से जोड़ती है, उन्हें हम लोग राज्य राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। अगला लिख सकते हैं ग्रामीण सड़कें, भारत के दूर दराज के स्थानों को जोड़ने वाले ग्रामीण सड़कें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला लिख सकते हैं स्थानीय सड़कें, आवासीय क्षेत्रों के बीच से निकलने वाले सड़कों को स्थानीय सड़क या गली कहते हैं। हमारे घरों के बाहर निकलने पर सबसे पहले यही सड़कें मिलती है। इतना लिख दीजिए, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। होप भाषा इतना कठिन नहीं हुआ होगा, आप लोग समझे होंगे। तो ये जो PDF है वह टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, जुड़ जाएगा, उसी में डाल देंगे। होप अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मेहनत लगता है PDF बनाने में। तो थैंक यू, जय हिंद।